हाय गाइस, स्टडी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी ठीक ही होंगे। चलिए हम देखते हैं आज GK/GS फॉर SSC एग्जाम्स क्वेश्चंस विद स्टडी अड्डा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस सिख गुरु ने सिखों के आदि ग्रंथ का संकलन किया था? किस सिख गुरु ने सिखों के आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है ना। इसका संकलन किस गुरु ने किया था? चार ऑप्शन दिए हैं आपको। गुरु हरगोविंद सिंह, दूसरा गुरु अमरदास, तीसरा गुरु रामदास, चौथा गुरु अर्जुन देव। किसने किया था आदि ग्रंथ का संकलन? देखो, आ से आदि ग्रंथ, आ से अर्जुन देव, है ना। आ से अर्जुन देव, तो अर्जुन देव ने किया था आदि ग्रंथ साहिब का संकलन। इसी को गुरु ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है। सही। नेक्स्ट, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस सिख गुरु ने किया था? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस सिख गुरु ने किया था? फर्स्ट ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अमरदास। किसने किया था गुरुमुखी लिपि का आविष्कार? गुरु अंगद ने, है ना। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? गुरु अंगद ने। ठीक है, क्लियर, गुरु अंगद। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को 5 चीज़ें हमेशा धारण करने का आदेश दिया था। इनमें से कौन उनमें शामिल नहीं है? केस, कड़ा, कटार, किला। केस भी है, कड़ा है, कटार, कंगा, कड़ा, कपाल व कृपाल बोलते हैं। 5 चीज़ें हो गई। इसमें ये भी है, ये भी है, कड़ा, कटार, कृपाल, एक होता है कृपाल, कंगा। किला नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट, सिखों के 5वें गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था, जो सिख धर्म का पहला औपचारिक संस्करण था। 4 ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अमरदास। आदि ग्रंथ का संकलन किया था जो सिख धर्म का पहला औपचारिक ग्रंथ था, कौन थे वो? गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह ने किस पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा पंथ की स्थापना ने। खालसा पंथ की स्थापना की थी, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म हुआ था तलवंडी, गुरुदासपुर, अमृतसर, किल्लौर। बताइए कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था तलवंडी। कब हुआ था? 1439 में। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष, मतलब किस वर्ष में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई और मराठाओं द्वारा अंग्रेजों के समक्ष समर्पण के साथ ही मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया? किस मतलब आंग्ल मराठा युद्ध, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध किस समय हुआ था? 1792 में, 1718, 1781, 1881, 1818, 1902। कब हुआ था? तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1818 में तीसरा
आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। इस समय अंग्रेजों के समक्ष समर्पण करने से मराठा साम्राज्य खत्म हो गया था पूरी तरह से तीसरे मराठा युद्ध में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 12 मार्च, 24 मार्च, 23 जून, 20 अप्रैल किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चित पुस्तक गोल्डन बॉय किसके द्वारा लिखी गई? किसने लिखी है, मतलब इसके राइटर का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है नवदीप सिंह गिल, शिवांगी जोशी, अमृता जोशी और उपरोक्त सभी। बताइए वो नीरज चोपड़ा कौन है? इन्होंने ओलंपिक में भाला फेंक में गोल्ड मेडल लेकर आए हैं 2020 में होना, जो कि 21 में हुए हैं ना, 21 के ओलंपिक में क्या लेकर आए? गोल्ड मेडल, गोल्डन बॉय। इनके नाम पर इनने कब जीता था, कब लेकर आए थे गोल्ड? 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल है ना। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस घोषित किया गया है? भाला फेंक दिवस। भाला फेंक दिवस घोषित किया गया है कब? 7 अप्रैल को। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा बुक के राइटर बताना है ना। तो कौन है इसके राइटर? नवदीप सिंह गिल। और अच्छे से लगा देती हूँ टिक, नवदीप सिंह गिल, ठीक है ना, याद रखिए कौन है? नवदीप सिंह गिल, गोल्डन बॉय की राइटर, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के राइटर नवदीप सिंह गिल। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 18 जून, 20 जून, 22 जून, 24 जून। बताइए किस दिन मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन जीके, कुछ करंट अफेयर, कुछ हिस्ट्री, कुछ ज्योग्राफी, मतलब सभी टॉपिक से लिए हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं ना, जो कि एसएससी सीजीएल 2022 के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। चलिए बताइए विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस, ठीक है। नेक्स्ट, किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? झूलन गोस्वामी ने संन्यास ले लिया है, जो कि किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। बताइए किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है क्रिकेट से। झूलन गोस्वामी क्या खेलती हैं? क्रिकेट, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट, आज़ादी का अमृत महोत्सव कितने सप्ताह चलेगा? आज़ादी का अमृत महोत्सव कितने सप्ताह चलेगा? 25 सप्ताह, 52 सप्ताह, 75 सप्ताह, 5 सप्ताह। बताइए कितने सप्ताह चलेगा? आज़ादी का अमृत महोत्सव किस लिए मनाया जाता है? मनाया जा रहा है क्योंकि इस वर्ष 2022 को हमारे देश को आज़ाद हुए कितने वर्ष हो गए? 75 ईयर, है ना, 75 वर्ष हो गए। इसलिए 75 में क्या मनाया जा रहा है? आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये जो कि कितने सप्ताह तक चले, किस खेल से संबंधित थी? क्रिकेट से। नेक्स्ट, आज़ादी का अमृत महोत्सव कितने सप्ताह मनाया जाएगा? 75 सप्ताह, है ना। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य के संस्थापक जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म बताना है, कब और कहाँ हुआ था? 14 फरवरी, पहला ऑप्शन 14 फरवरी 1483 फरगना, दूसरा 14 मार्च 1483 नेपाल, और 24 मार्च 1483 फरगना, और 15 फरवरी 1485 जापान। बताइए कहाँ हुआ था? तो बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 फरगना। फरगना कहाँ है? अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, 15 अप्रैल 1658 में ईस्वी में
धर्मट का युद्ध दारा शिकोह और किसके बीच हुआ था? दारा शिकोह और किसके बीच हुआ था धर्मट का युद्ध? शाहजहां, औरंगजेब, हुमायूं, अकबर, किसके बीच हुआ? बताइए किसके बीच हुआ था? तो वो हुआ था 15 अप्रैल 1658 में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था धर्मट का युद्ध, जो कि उत्तराधिकारी के लिए लड़ा गया पहला युद्ध था, है ना। इतिहास में उत्तराधिकारी के लिए लड़ा गया पहला युद्ध कौन सा युद्ध कहलाता? धर्मट के युद्ध। तो किस किस के बीच? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था, क्योंकि शाहजहां ने अपने बेटे दारा शिकोह को पहले ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, और औरंगजेब को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए उसने उन दोनों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? धर्मट का युद्ध। इसमें विजय कौन हुआ? औरंगजेब। नेक्स्ट ऑप्शन, औरंगजेब के गुरु का नाम बताना है। औरंगजेब के गुरु का नाम बताइए। औरंगजेब के गुरु का नाम, औरंगजेब के गुरु पहला ऑप्शन पीर मोहम्मद, पीर बुदान, शेख सलीम चिश्ती, और इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन था? औरंगजेब के गुरु कौन थे? पीर मोहम्मद। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए फटाफट, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। गिर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, बताइए कहाँ पर है? तो जैसा कि आप सभी को पता है, गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात। यहाँ पर कौन से शेर पाए जाते हैं? बब्बर शेर, जो कि कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं ना। आप नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजुक बावरी किस भाषा में लिखी गई? तुजुक बावरी किस भाषा में लिखी गई? फारसी, अरबी, तुर्की, उर्दू, बताइए किस भाषा में लिखी गई? तुजुक बावरी क्या है, किस भाषा में लिखी गई? जी लिखी गई तुर्की भाषा में, ठीक है ना, याद रहेगा। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की जाती है? बताइए, भारत में सबसे अधिक खेती किस फसल की जाती है? गेहूँ, पहला ऑप्शन, दूसरा मक्का, तीसरा चावल, चौथा चना, बताइए किस फसल की सबसे अधिक खेती की जाती है? चावल की जाती है ना। और सबसे पहले उगाई गई फसल कौन सी थी? गेहूँ, जिसके साक्ष्य कहाँ? हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं ना। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? बताइए, भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, बताइए किस राज्य को जाना जाता है? मिजोरम को, है ना, लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि। नेक्स्ट, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर, बांगर, काली मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। बताइए किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको, क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। देखो, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। जो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? नदियों के किनारे, ये जो वाला क्षेत्र होता है ना, वहाँ साइड वाला, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, है ना। और सब यहाँ जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक होती है बांगर और दूसरी होती खादर। बांगर वो होती है जो पुरानी मिट्टी होती है, जो नदियों के मुहानों से थोड़ी दूर होती है, जहाँ तक नदियों का जल, बहाव का जल नहीं पहुँच पाता है, बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है ना। और खादर वो मिट्टी होती है जो नदियों के बिल्कुल किनारों पर ही स्थित होती है, जहाँ पर नदी के बाढ़ का पानी पहुंच पाता है, वो खादर होती है। मतलब जो हर साल बदलाती रहती है, जब नदी में बहुत बाढ़ आती है तो नदी अपने साथ बहुत सारे मिट्टी, कण, सब कुछ बहा कर लाती है ना, और उनको अपने मुहानों पर छोड़ देती है। तो इससे कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? खादर मिट्टी का निर्माण होता है, जिससे नई जलोढ़ मिट्टी जैसे बोलते हैं, जिसमें फसलों की पैदावार अच्छी होती है, ठीक है ना। याद रहेगा कौन सी पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या बोलते हैं? बांगर। चलिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई को खादर, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता है? लोक नियोजन में अफसर की समानता है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, बताइए।
तो किसमें दी गई है? अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन की अवसर की समानता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के गठन का ख्याल सबसे पहले किसके मन में आया था? मतलब किसको ये विचार आया था कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए? तो ये ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सच्चिदानंद सिन्हा, पी नेहरू, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। बताइए किसके मन में आया था सबसे पहले? मघवेंद्रनाथ राघवन। नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग 1929, 1930, 1931, 1929, 1932। बताइए पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी, कहाँ? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में की गई थी 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किसके, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे चलिए, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम बताइए। चलिए कौन? झूलन गोस्वामी, मिताली राज, किरण देसाई या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो सर्वाधिक विकेट किसने लिए? झूलन गोस्वामी। और सर्वाधिक रन मिताली राज। सर्वाधिक रन किसने लिए? मिताली राज। और सर्वाधिक विकेट झूलन गोस्वामी। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के दक्षिणी भाग पर शासन किस वंश ने नहीं किया? दक्षिणी भाग पर शासन किस वंश ने नहीं किया? चेर, चोल, पांड्या या राजपूत? बताइए किस वंश ने नहीं किया? तो राजपूत वंश ने भारत के दक्षिणी भाग पर शासन नहीं किया, है ना। नेक्स्ट, अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? मतलब नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इन सब बताइए किससे संबंधित है? तो 43A किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य के निर्देशक तत्व वो कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक, 51 है ना। तो 43 किसके अंतर्गत आ रहा है? नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार कब है? आर्टिकल 12 से 35 और मौलिक कर्तव्य 51 का में, है ना। चलिए नेक्स्ट, भारत के संविधान में कितने प्रकार की रिट का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट का उल्लेख किया गया है? 3, 4, 6, 5? बताइए। 5 प्रकार की रिट जारी हो सकती हैं, जिसे आज्ञा पत्र बोला जाता है। ठीक है, थैंक यू। आज के क्वेश्चन कैसे लगे? अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।